बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर जो मेजर चीज़ें जो हम इसमें कवर करेंगे, इसका जो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें देखते हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में, आइडियल गैस और आइडियल कांस्टेंट के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उसके बाद मैक्स बोल्ट्जमैन की जो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड वेलोसिटी है उसको डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लेंथ एंड वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, क्लोरीमेट्री, लेटेंट हीट, और उसके बाद जो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए बैरोमेट्रिक फार्मूला उसको, उसके बाद जो बेसिक लॉज हैं जो थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर ट्रांसफर या टेम्परेचर से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको गवर्न करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ क्लोरीमेट्री, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ड्यूलंग-पिरेट्स लॉ, ये सारे लॉज हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस, और उसमें जो उन्होंने करेक्शन सजेस्ट की थी वॉल्यूम में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। जो टेम्परेचर पर डिस्कशन है ये तभी स्टार्ट हो गई थी जब 18th सेंचुरी में फर्स्ट स्टीम इंजन जो है वो इन्वेंट हुआ था। स्टीम इंजन जो था उस वक्त एट दैट टाइम ट्रेन्स को पावर करने के लिए, फैक्ट्रीज या जो कोल माइंस थी उनमें वाटर पंप करने के लिए इस्तेमाल होता था। बट लेटर ऑन जब इंटरनल स्ट्रक्चर एटम का डिस्कवर हुआ 19th सेंचुरी में, उसके बाद साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो हीट है ये एक्चुअली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। मैटर जो है वो हीट के ऊपर, हर मैटर जो है वो डिफरेंट बिहेवियर देता है जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है या उससे टेम्परेचर लिया जाता है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज की बेस पर जो कुछ टेम्परेचर स्केल्स हैं वो डेवलप किए गए। फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल्स जो हैं वो हीट करने, गर्म करने पर एक्सपैंड करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को, थर्मल एक्सपेंशन को एज अ टेम्परेचर स्केल कंसीडर किया गया। इस तरह कुछ जो मटेरियल हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है टेम्परेचर का कम या ज्यादा करने से, तो इस रेजिस्टिविटी में, इस रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है इसको एज अ टेम्परेचर जो है वो कंसीडर किया गया। जैसा प्लाटीनियम, इसकी बेस पे भी प्लाटीनियम रेजिस्टेंस जो है वो थर्मोमीटर इन्वेंट हुआ, और ये जो प्लाटीनियम की जो रेजिस्टेंस वेरिएशन है ड्यू टू टेम्परेचर, इसमें उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया। इस तरह जो मरकरी और अल्कोहल के थर्मोमीटर्स होते हैं, मरकरी और अल्कोहल के जो कैपिलरी ट्यूब वाले थर्मोमीटर्स हैं उनके अंदर मरकरी और अल्कोहल की जो थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करते हुए उनके ज़रिए जो हमारे पास लेबोरेटरी के या क्लिनिकल थर्मोमीटर्स बनाए गए। तो अब इन थर्मोमीटर्स, ये जो थर्मोमीटर है ये किन स्केल्स को यूज़ करते हैं, उन स्केल्स को डेवलप करने के लिए कुछ बेसिक जो फिक्स पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब किए गए। उनमें पहला जो फिक्स पॉइंट है दैट इज आइस पॉइंट। आइस पॉइंट या इसको हम लोअर फिक्स पॉइंट भी कहते हैं। ये वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर या प्रेशर जिस पर प्योर आइस जो है वो को एग्जिस्ट कर सके विद वाटर, यानी कि इक्विलिब्रियम में वाटर के साथ को एग्जिस्ट कर सके। At that temperature is called the ice point. इस तरह the steam point वो टेम्परेचर प्रेशर है जिस पर प्योर वाटर जो वो को एग्जिस्ट कर सके विद द वेपर्स, यानी कि स्टीम और प्योर वाटर एक ही टेम्परेचर पर मौजूद हों, उसको हम स्टीम पॉइंट या अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। उसके बाद ट्रिपल पॉइंट आ जाता है। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर और प्रेशर है जिसके ऊपर वाटर के तीनों फेजेस, यानी कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, आइस, वाटर एंड स्टीम, तीनों जो हमारी जो फेजेस हैं वो को एग्जिस्ट कर सके, उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अच्छा, इन पॉइंट की फिक्सेशन के बाद जो टेम्परेचर स्केल्स हैं वो डेवलप किए गए। उनमें से सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल है। सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोअर फिक्स पॉइंट को, और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया, और 0 से 100 तक का ये जो पोर्शन था उन सारी डिवीजन को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और एक पार्ट जो वो 1 सेल्सियस को शो करता है। इस तरह फ़ारेनहाइट में जो लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो डिवीजन हैं वो 180 होती हैं, और इसी तरह जो केल्विन स्केल के अंदर भी 100 डिवीजन होती हैं लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के अंदर। केल्विन स्केल को सिस्टम इंटरनेशनल में भी अडॉप्ट किया गया, और इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल में जो केल्विन 0 होता है, यानी केल्विन का जो 0 डिग्री है, यह असल में वो टेम्परेचर होता है जहां पर
किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन जो है वो एब्सोल्युटली रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जो कि प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अब इस तरह नीचे कुछ रिलेशंस भी दिए गए हैं। ये रिलेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं टेम्परेचर्स को डिफरेंट स्केल्स में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप केल्विन को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये स्केल इस्तेमाल होता है। इससे सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन के लिए ये फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। ओके, फर्दर मूव करते हैं, हम बात कर लेते हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस क्या होती है? जब भी आप थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं तो हम हमेशा लॉज को डिस्कस करते हुए आइडियल गैस को कंसीडर करते हैं। अब आइडियल गैस क्या है? एक थ्योरेटिकल गैस है कंपोज्ड ऑफ मेनी रैंडमली मूविंग पॉइंट पार्टिकल्स दैट आर नॉट सब्जेक्टेड टू इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन। कि ये एक ऐसी थ्योरेटिकल गैस है, मतलब ये एक थ्योरेटिकल गैस है, प्रैक्टिकली इस तरह की गैस का होना पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकल गैस है जिसमें बहुत सारे रैंडमली मूविंग पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उनका जो रेडियस है वो जीरो होता है। पॉइंट पार्टिकल्स हैं जिनका कोई रेडियस नहीं होता और ये रैंडमली मूव करते हैं और इंटर पार्टिकल जो इंटरेक्शन है वो इनमें नहीं होती। इस तरह की गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस जो है वो इसलिए हम उसको ज़्यादा गैस लॉज को स्टडी करते वक्त ज़्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि ये आइडियल गैस लॉ को फॉलो करती है। अब आइडियल गैस लॉ इज यहाँ पे गिवन है PV इज इक्वल टू nRT। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं आइडियल गैस लॉ को। तो यहाँ से जो PV nRT ये इक्वेशन जो है वो आइडियल गैस लॉ की है। अब ये इक्वेशन जो है जो आइडियल गैस है वो इस इक्वेशन को, अब आइडियल गैस के वो बेनिफिट्स हम डिस्कस करते हैं जो इसको सूटेबल बनाते हैं, परफेक्ट कैंडिडेट बनाते हैं कि उसको जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज डिस्कस करते वक्त लिया जाए। एक तो ये ओबे करती है आइडियल गैस इक्वेशन को, उसके बाद इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस नहीं होती, यानी कि आपस में इंटर पार्टिकल जो इंटरेक्शंस हैं वो नहीं होती, जिसकी वजह से एक पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एक आइसोलेटेड सिस्टम को इंडिकेट करता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज एग्जैक्टली द काइनेटिक एनर्जी, कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो टोटली उसकी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है, उसमें किसी तरह की कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होते। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, कि आप जितना उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वो सारे का सारा टेम्परेचर उनकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होगा। इससे अगर आप उसमें से टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो सारी की सारी एनर्जी एज इट इज जो है वो टेम्परेचर एक्सट्रैक्शन में निकल जाएगी और किसी तरह की कोई एनर्जी लॉस इसमें नहीं होता। अब यहाँ पे P जो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल, T इज द टेम्परेचर, और जो ये R है, R जो है इसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं। और ये एवोगैड्रोस कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R की। यहाँ पे दोनों वैल्यूज गिवन है, दोनों वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास जो आइडियल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये आ जाती है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये वो बेसिक पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करती है जो किसी भी गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी। तो इनमें से इसके जो पोस्टुलेट है उनको डिस्कस करते हैं। गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एम्प्टी स्पेस। ये जो गैस है उनमें बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स पर ये कंसिस्ट करती है और ज्यादातर जो कंटेनर की जगह है वो एम्प्टी होती है। दीज मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन में होते हैं, विच रिजल्ट इन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एज द गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर द मॉलिक्यूल्स इम्पार्ट सम मोमेंटम टू द वॉल्स। ये मॉलिक्यूल जब रैंडमली मूव करते हैं तो ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और इनमें कुछ पार्टिकल जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराते हैं, जिसकी वजह से जब ये कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं तो अपने मोमेंटम का कुछ हिस्सा कंटेनर की वॉल को डिलीवर करते हैं और वो जो मोमेंटम या वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसको हम प्रेशर कहते हैं। यानी कि जब ये वॉल्स के साथ टकराते हैं तो जो एनर्जी ये वॉल को डिलीवर करते हैं वो असल में प्रेशर कहलाती है। उसके बाद कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और वॉल्स के दरमियान ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। सारी जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन होती है। मतलब ये हुआ कि जब ये आपस में कोलाइड करते हैं या कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो किसी तरह की कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता, टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम की कंजर्व रहती है। और इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। मतलब जिस तरह आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे सेम वही डिफरेंस जितना आप टेम्परेचर को प्रोवाइड करेंगे वो सारे का सारा टेम्परेचर इनकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होगा। आप टेम्परेचर डिलीवर करेंगे तो सारे का सारा टेम्परेचर इनकी इंटरनल
इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। अगर आप इसमें से टेम्परेचर को विड्रॉ करेंगे तो इनकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। सो ये बेसिक पोस्टुलेट थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जेम्स मैक्सवेल और लुडविग बोल्ट्जमैन ने सजेस्ट की थी और उन्होंने इस थ्योरी में जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसको डिस्कस किया। उनके अकॉर्डिंग सारे के सारे पार्टिकल जो गैस के हैं उनकी स्पीड और एनर्जी सेम नहीं होती है। पीछे हमने आइडियल गैस में यही पढ़ा है कि जितने पार्टिकल्स वहां पाए जाते हैं उन सबकी एनर्जी सेम होती है, बट मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने यह सजेस्ट किया था कि जितने भी पार्टिकल्स हैं गैस के उन सबकी एनर्जी और स्पीड सेम नहीं होती, विच मींस कि कुछ पार्टिकल्स हैं वो हाई एनर्जी पोजेस करते हैं जिसकी वजह से उनकी स्पीड ज्यादा होती है, कुछ पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरमीडिएट जो एनर्जी होती है तो उस हिसाब से उनकी स्पीड भी दरमियानी होती है, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल मूव ही नहीं करते। इसलिए जब भी हम गैस की बात करते हैं तो हम स्पीड ओवरऑल स्पीड ऑफ द पार्टिकल की बात नहीं करते, हम उसको डिस्कस करेंगे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में कि कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो कितनी एनर्जी पोजेस करते हैं और उसके क्रॉसपोंड उनकी स्पीड जो है वो कितनी होगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मॉलिक्यूल विद द स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी और स्पीड, कि हर मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी होगी और उसके क्रॉसपोंड उसकी उतनी ही स्पीड होगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये टेम्परेचर के साथ इफेक्ट होती है, लेकिन जिस तरह आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो रेलेवेंट जिस तरह पहले उनकी एनर्जी होगी उसी हिसाब से उनको टेम्परेचर मिलेगा, तो उस हिसाब से उनकी जो एनर्जी है वैसे ही डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ये सजेशन दी थी कि आप ओवरऑल स्पीड की बात ना करें, आप स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड ज्यादा है और कौन से पार्टिकल्स की स्पीड कम है। ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट होता है लेंथ और वॉल्यूम के ऊपर। किसी मटेरियल में जब हम उसको हीट अप करते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उस टेम्परेचर की वजह से उसकी लेंथ के अंदर या उसके वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द लेंथ। जब आप किसी रॉड है जिसकी लेंथ L0, अगर आप इसको हीट करते हैं तो इसकी जो टोटल लेंथ है उसमें इंक्रीज आएगा। फर्स्ट करें वो L हो जाती है तो इनका जो लेंथ में डिफरेंस आएगा दैट इज L माइनस L0। और जो चेंज इन लेंथ आया है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट इसके टेम्परेचर पर कि आपने टेम्परेचर में चेंज कितना किया, जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा लेंथ में भी उसी हिसाब से टेम्परेचर चेंज आएगा। अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा किया है तो ऑब्वियसली लेंथ में इजाफा भी ज्यादा होगा, और इसी तरह अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस कम किया है तो उसमें लेंथ में जो इजाफा हुआ वो भी कम हो जाएगा। और सेकंड जो इसमें फैक्टर है जिस पे ये चेंज इन लेंथ डिपेंड करती है वो है ओरिजिनल लेंथ पे। अगर आप ज्यादा लेंथ वाला जो थर्मल कंडक्टर लेते हैं उसको हीट करने से उसके अंदर चेंज इन लेंथ भी ज्यादा आएगा। तो इन दोनों को मैथमेटिकली हम लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो हमारे पास यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि यहां पे हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, ये जो अल्फा है ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करने से आप इसकी वैल्यू जो है वो अटेन कर सकते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं चेंज इन वॉल्यूम की, जो 3 डायमेंशनल चेंज होता है। सॉलिड्स को जब हम हीट अप करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो तीनों तरफ एक जैसा जो है वो फैलता है। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है अगेन ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि उसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था और चेंज इन टेम्परेचर कितना है। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा देंगे तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन है वो भी ज्यादा होगी, और अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस कम देंगे तो जो उनका चेंज इन वॉल्यूम है वो भी उतना ही कम होगा। तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो बीटा आ जाता है। बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाता है। अच्छा, अब यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के दरमियान भी एक रिलेशन है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को रिलेट करें तो इनमें जो रिलेशन आता है वो बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा है, क्योंकि यहां पर अल्फा लीनियर एक्सपेंशन सिंगल डायमेंशन में है और ये 3 डायमेंशन में है। तो इसका जो आपस में रिलेशन बनेगा, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा बनेगा। ओके जी, मूविंग ऑन।
अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट के लिए आप इस तरह करेंगे, कुछ जो डिफरेंट मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आप पानी और कॉपर और स्टील, इन तीनों चीज़ों को अगर आप हीटअप करते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए सेम फ्लेम के ऊपर, आप देखेंगे कि तीनों का टेम्परेचर जो है वो एक जितना नहीं बढ़ा। उसकी रीज़न क्या है कि हर मटेरियल की जो हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी, और इसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं कि गिवन टाइम के अंदर जो यूनिट मास है वो कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी कि एक यूनिट टाइम के अंदर आप एक यूनिट मास के अंदर जो टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला कुछ Q/m डेल्टा T है। इसका मतलब यह है जो Q एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन और 1 डिग्री इन द गिवन मास m, तो इसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब इस स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको हम क्लोरीमेट्री कहते हैं। क्लोरीमेट्री वो टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी मटेरियल की जो हीट कैपेसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल यूज किया जाता है वो ये है कि एक पार्ट, फॉर एग्जांपल आपने कोई पॉट है, बर्तन है, उसके अंदर पानी रख के उसको अपने फ्लेम्स के ऊपर रखा हुआ है, तो जितनी एनर्जी फ्लेम्स जो है वो लूज करेंगे उतनी ही एनर्जी जो पॉट के अंदर वाटर है वो गेन करेगा। मतलब यह है कि हॉटर पार्ट ऑफ द बॉडी जितनी एनर्जी लूज करेगा, कोल्डर पार्ट ऑफ द बॉडी उतनी ही एनर्जी को अटेन करेगा, अनटिल कि दोनों पार्ट्स का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए। तो इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए क्लोरीमेट्री के अंदर आप जो इसका स्पेसिफिक हीट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं, बात करते हैं बैरोमेट्रिक फार्मूला की। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एक बैरोमीटर यहाँ पर गिवन है। इस बैरोमीटर के जरिए आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक ओपन पैन होता है जिसके ऊपर एक जो 1 मीटर की ग्लास ट्यूब है उसको विथस्टैंड किया जाता है, जिसके अंदर मरकरी फिल होती है। अब इस मरकरी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर अप्लाई करता है। जब इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो इस मरकरी के अंदर जो इस कॉलम के अंदर जो मरकरी है वो राइज करती है। तो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट द सी लेवल, तो उस पर ऑलमोस्ट 760 मिलीमीटर ये जो कॉलम है मरकरी जो है वो तकरीबन 760 मिलीमीटर जो है वो राइज करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। और ये जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये जो फॉर्मूला है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर जो P0 है ये रेफरेंस प्रेशर है और T जो है वो टेम्परेचर है, H जो है वो हाइट है जिस हाइट पर उसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो विद द हाइट विद द ऑल्टीट्यूड जो है वो चेंज होता है। इस तरह K जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड M इज द मोलर मास ऑफ अर्थ, मोलर मास ऑफ अर्थ एयर है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, चूंकि H फैक्टर यहां पर पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विद द हाइट विद द ऑल्टीट्यूड चेंज होगा। ये नीचे वाले टेबल में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है एट द सी लेवल जो प्रेशर और टेम्परेचर जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं वो यहां पर गिवन है। बट जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड चेंज करते जाते हैं आप देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रिड्यूस होता जाता है, और इसी तरह जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर वो भी चेंज होता जाता है। तो मतलब ये हुआ कि इस बैरोमेट्रिक के जरिए आप डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर जो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम जो बैरोमेट्रिक फार्मूला है इसको हम डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही फॉर्मूला है, सिर्फ इसके अंदर जो वेरिएशंस आती हैं वो कुछ टर्म्स इसके अंदर चेंज हो जाती हैं, और अगेन जो डेंसिटी है ये भी विद द ऑल्टीट्यूड डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट मटेरियल्स की। तो यहां पर आप इस टेबल के अंदर इस कंपैरिजन को देख सकते हैं। ओके, ये फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाता है एवोगैड्रोस लॉ, जो अमीडियो एवोगैड्रो ने सजेस्ट किया था। उन्होंने सजेस्ट ये किया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि अगर किसी गैस कुछ डिफरेंट गैसेस का इक्वल वॉल्यूम ले तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पर जो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे, और वो नंबर उन्होंने सजेस्ट किया था Na is equal to 6.0 to 10 raised to 23, जिसको हम 1 स्टैंडर्ड मोल कहते हैं। और इसकी कैलकुलेशन जो थी वो जेन बैप्टिस्ट पेरी ने की थी, लेकिन ये सजेशन जो था, इसकी जो थ्योरेटिकल सजेशन था वो अमीडियो एवोगैड्रो ने दिया था। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं।
यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी बॉयल्स और चार्ल्स लॉ, बड़े बेसिक लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। वो इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप कर जाएगा, बट कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। एज यू कैन सी इन दिस सिमुलेशन कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो वॉल्यूम है वो ड्रॉप करेगा, और सिमिलरली अगर आप प्रेशर को जो रिड्यूस करते हैं तो आपका जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो इस ग्राफ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब आप किसी गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, अगर आप उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर जो गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है जबकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। और अगर हम इसको इसी तरह टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो जो इसका वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। दिस लॉ इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। ये दो बेसिक लॉज हैं जो थर्मोडायनामिक्स के अंदर आइडियल गैस को गवर्न करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ये जो लॉ है ये एक केमिस्ट थे थॉमस ग्राहम, उन्होंने 1848 में स्कॉटिश फिजिकल केमिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को सजेस्ट किया था। उनके अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास, कि मोलर मास ऑफ द गैस वो उस पर डिपेंड करता है कि जब दो गैसेज हैं वो आपस में किस तरह डिफ्यूज होंगी। एज यू कैन सी इन द एनिमेशन जो ब्लू डॉट्स हैं इनका मोलर मास ज्यादा है और जो छोटे डॉट्स हैं उनका मोलर मास कम है। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफ्यूजन रेट है वो कम मोलर मास वाले का डिफ्यूजन रेट ज्यादा है, जबकि ज्यादा मोलर मास वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका डिफ्यूजन रेट कम है। और उनके फार्मूला की जो मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से है कि दोनों गैसेस का जो रेट है उन्होंने उसको अंडर रूट ऑफ देयर मोलर मास के साथ रिलेट किया है, और इस तरह से जो हैवियर पार्टिकल्स हैं उनका डिफ्यूजन रेट और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनका डिफ्यूजन रेट डिफरेंट होता है। इस लॉ को हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। डाल्टन ने ये लॉ सजेस्ट किया था। उनके अकॉर्डिंग द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस is equal to the sum of the partial pressure exerted by each individual gas in the mixture, कि अगर आपके पास मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है और उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा हर गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दो गैसेस है जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 159 mmHg है, और दूसरी तरफ आपके पास नाइट्रोजन है उसका इंडिविजुअल जो प्रेशर है वो 593 mmHg है। तो जब आप इनको मिक्स करेंगे तो जो टोटल प्रेशर बनेगा वो इन दोनों इंडिविजुअल गैसेस का जो मिक्स है वो बनेगा, जो टोटल प्रेशर इसका होगा। इसको आइडियल गैस के लिए आप कह सकते हैं कि P1, P2, P3 ये डिफरेंट प्रेशर हैं गैसेस के, और जब आप टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहेंगे आप इन सारी जो गैसेस इंडिविजुअल गैसेस हैं इनको ऐड अप कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। ये हमारे पास एक सिमुलेशन है जिसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट जो गैस है उसके प्रेशर ऑलमोस्ट 23 एटमॉस्फेयर है, 23 atm है, और सेकंड जो हमारे पास ब्लू गैस है उसका जो हमारे पास प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब इन दोनों गैसेस को, रेड और ब्लू गैसेस को मिक्स किया जाएगा तो जो टोटल प्रेशर होगा वो आप देख सकते हैं उन दोनों का सम ऑलमोस्ट 35 के इक्वल है। तो ये प्रूव करता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर के। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। हमारे पास लॉ ऑफ क्लोरीमेट्री आता है। लॉ ऑफ क्लोरीमेट्री ये सजेस्ट करता है कि अगर किसी सिस्टम को हम इस तरह से आइसोलेट कर दें कि कोई हीट सराउंडिंग में लॉस ना हो, वो सिस्टम बिल्कुल इनक्लोज्ड हो, तो जितनी हीट हॉटर बॉडी लूज करेगी वो सारी की सारी हीट जो है वो कोल्डर बॉडी जो है वो अटेन कर लेगी अगर उन दोनों बॉडीज को थर्मल कांटेक्ट के साथ मिलाया जाए। इस लॉ को कंफर्म करने के लिए जो ये सेटअप इस्तेमाल किया जाता है इसको क्लोरीमीटर कहते हैं, और यहाँ पे जो आपके सामने ये क्लोरीमीटर नजर आ रहा है इसको बॉम्ब क्लोरीमीटर कहते हैं।
कहते हैं। अब इसके अंदर इंटरनली इसको इस तरह से इंसुलेट किया गया है कि किसी तरह की कोई भी हीट जो है वो एक्सटर्नल या सराउंडिंग में लॉस्ट नहीं होती। तो जब आप इसके अंदर टेम्परेचर राइज करते हैं किसी मटेरियल का, ये जैसे सेंटर में मटेरियल पड़ा हुआ है, तो जितने जो हीटेड बॉडी है जितना टेम्परेचर लूज करेगी, जो कोल्ड बॉडी जो वाटर उसके सराउंडिंग में फिर रहा है वो उतनी ही बॉडी टेम्परेचर को अटेन करेगा। बट ओवरऑल जो टेम्परेचर है उस पूरे सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। इसको लॉ ऑफ क्लोरीमीटर कहते हैं। मतलब हॉटर बॉडी जितना टेम्परेचर लूज करेगी, कोल्डर बॉडी उतना ही टेम्परेचर जो है वो अटेन करेगी। बट शर्त इसमें यह है कि कोई हीट लॉस सराउंडिंग में नहीं होना चाहिए, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। कि जितनी एनर्जी है किसी सिस्टम की, वो सारी की सारी एनर्जी उन पार्टिकल की तमाम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, सारी डायमेंशंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। चाहे वो हमारे पास मोनोटॉमिक गैस हो, डाइएटॉमिक गैस हो या ट्राइएटॉमिक गैस हो। मैथमेटिकली अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। अब अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें वो होता है 1/2 mv²। तो इसकी तीन टर्म्स बनेगी, mvx², mvy² mvz²। इसी तरह जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है 1/2 I⍵²। तो इस तरह ये भी Ix⍵², Iy⍵² और Iz⍵²। तो अब इस रिलेशन में जितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स बचेंगी उनको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोटॉमिक गैस के लिए चूंकि रेडियस हमारे पास 0 है, रेडियस अगर 0 है तो हमारे पास जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है वो भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये कि ये लास्ट वाली तीनों टर्म्स फॉर अ मोनोटॉमिक गैस के लिए 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास पीछे कितनी टर्म्स बचती हैं? ये 3 टर्म्स बचती हैं। तो इस सूरत हाल में मोनोटॉमिक गैस के लिए हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 डायमेंशन में होगी, x, y और z के डायरेक्शन में। बट जब हम डाइएटॉमिक की बात करते हैं तो डाइएटॉमिक के अंदर चूंकि एक एक्सेस उसके अंदर से ही गुजर रहा है, दैट वाई हमारे पास टोटल जो है 5 टर्म्स बच जाती हैं। तो हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 होगी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी ये सजेस्ट करता है कि आपकी गैस की जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी उसकी टोटल एनर्जी उन तमाम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और इसको हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ओके जी, ओके नेक्स्ट हम देखते हैं जी डुलोंग-पिट्स लॉ है। अच्छा, डुलोंग-पिट्स लॉ जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कि स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक मास उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। बट एट दैट टाइम जो डुलोंग और पिट्स थे वो इस कांस्टेंट से अननोन थे कि ये कांस्टेंट क्या होता है। जो स्पेसिफिक हीट और इनके जो एटॉमिक मास का जो प्रोडक्ट है वो जिस कांस्टेंट के इक्वल आता है वो कांस्टेंट क्या चीज है वो इसके हवाले से अननोन थे। बट जब लेटर इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये जो कांस्टेंट है वो 3R के इक्वल होता है। एंड व्हाट इज द R? R इज द गैस कांस्टेंट। दैट मींस कि स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 3 टाइम्स ऑफ द गैस कांस्टेंट होता है। अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशन है, वो क्या जी? ओनली रेलेवेंट टू द हैवियर एलिमेंट। ये सिर्फ हैवियर एलिमेंट को एक्सप्लेन कर पाता है, लाइटर एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और सिर्फ सॉलिड फॉर्म के जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ उनको एक्सप्लेन कर पाता है, और लाइटर एलिमेंट्स और जो लिक्विड और गैसेस हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेशन देता है एटॉमिक मास का, इसकी जो एस्टिमेशन है वो एक्यूरेट नहीं होती। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ गैस की। वैन डर वाल ने जो गैस लॉ बनाया था उसके अकॉर्डिंग गैस कंसिस्ट ऑफ पॉइंट मासेस दैट अंडरगो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। के जो वैन डर वाल ने ये सजेस्ट किया था कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं और उनका कोई वॉल्यूम या उनका कोई रेडियस नहीं होता, और वो आपस में परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन जो है वो करते हैं। और बट ये रियल गैसेस को, ये आइडियल गैस के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट था, बट ये जो लॉ था रियल गैस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर 1873 में जोहानस डेडरिक वैन डर वाल्स ने सजेस्ट किया था कुछ करेक्शन, और उस करेक्शन के बाद इक्वेशन कुछ ये बनती है। उन्होंने एक तो प्रेशर में, क्योंकि जो ओरिजिनल वैन डर वाल इक्वेशन थी दैट इज PV इज इक्वल टू N
RT। तो आप देख सकते हैं उन्होंने एक प्रेशर में करेक्शन जो है वो सजेस्ट की और एक जो है वो वॉल्यूम में जो करेक्शन है वो सजेस्ट की थी। इन दोनों जो करेक्शंस है करेक्शन है उनको पहले हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो आइडियल गैस वो ये बताती है कि पॉइंट मैसेज है जिनका कोई वॉल्यूम नहीं है, बट एक्चुअली ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सफियर शेप के होते हैं, हार्ड स्फीयर्स होते हैं जिनका कोई ना कोई मैस होता है। फिर इंडिपेंडेंट हैविंग नो इंटरेक्शन और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। डेफिनेट वॉल्यूम की वजह से वो कंप्रेस नहीं हो सकते एक लिमिट से आगे, एक लिमिट से आगे कंप्रेस नहीं हो सकते। और इसके बाद जो दो पार्टिकल्स हैं वो आपस में परफेक्ट कोलिजन इलास्टिक कोलिजन नहीं करते और उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। दैट मीन्स के वॉल्यूम में जो करेक्शन है उसकी जरूरत है। अब वो करेक्शंस क्या है वो वन बाय वन हम देखते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे जैसे आपको पीछे बता चुके हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन ये कहती है कि जो आइटम्स है वो पॉइंट मैसेज हैं जिनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, बट एक्चुअली जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो सफियर शेप में होते हैं, उनका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। और जब दो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके दरमियान उनके दोनों के रेडियस अगर हम मिला दें वो 2r बनता है। तो 2r जो उनके गिर्द एरिया बचता है 2r का, ये वाला वॉल्यूम जो है ये सारे का सारा गैस के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब जो बाकी गैस अवेलेबल है उस सारी गैस के पास इस वॉल्यूम के अलावा कंटेनर अवेलेबल होगा स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए। ये वॉल्यूम तो मॉलिक्यूल का अपना है, तो इस वॉल्यूम को एक्सक्लूड करने की जरूरत है अवेलेबल वॉल्यूम में से। तो दैट्स व्हाई ये करेक्शन थी कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस है उसको हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से जो करेक्शन फैक्टर है उसको माइनस करेंगे। और अब इसको कितना माइनस करेंगे उसके लिए अब देखिए अगर द पार्टिकल इंडिपेंडेंट है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, जो एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है उसको नंबर ऑफ द पार्टिकल से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा पार्टिकल का। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं n, और चूंकि ये सफियर है, दो सफियर है, तो इनके दरमियान जो इनका वॉल्यूम होगा एक का वो 4/3 पाई r क्यूब होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और यहां पर r को हम रिप्लेस कर देंगे 2r के साथ। तो 2r के साथ रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास टोटल वैल्यू आती है दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। तो इस तरह मैथमेटिकली इस वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास जो एन बी करेक्शन इसके अंदर आती है वो 4n मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब है। तो ये वाली करेक्शन जो है वो की गई है जो वैन वाल की जो रियल इक्वेशन है उसके अंदर। तो हम v की जगह v माइनस एन बी लिखते हैं। अब इसी तरह प्रेशर की भी करेक्शन की गई है वॉल्यूम के साथ साथ कि गैसेस पार्टिकल डू नॉट इंटरेक्ट। रियल गैस हमें ये कहती है कि वो इंटरेक्ट नहीं करते। फॉर इनसर्ट पार्टिकल द इंटरेक्शन कैन नॉट cancel each other, but there are some interactions, there are some internal interaction between the particle and the wall of the container. The particles on the surface and near the walls of the container experiencing a net interaction away from the wall. कि एक पार्टिकल जो कंटेनर की सरफेस के पास है उसके ऊपर कुछ ना कुछ दूसरा पार्टिकल अट्रैक्शन लगा रहा है। मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकल जो कोलाइड कर रहा है कंटेनर की सरफेस के साथ तो नेबरिंग पार्टिकल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो वो फोर्स लगा रहा था वॉल के अंदर उसमें से कुछ ना कुछ प्रेशर के अंदर कुछ ना कुछ जो फैक्टर है वो माइनस हो जाएगा और वो फैक्टर इसके इक्वल होता है। तो मतलब ये हुआ कि जो रियल प्रेशर है वो असल में टोटल प्रेशर में से उस फैक्टर को माइनस करना पड़ेगा जो फैक्टर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से उसमें से निकल रहा है। तो इस करेक्शन को प्रेशर करेक्शन में ऐड किया गया और बाय पुटिंग दीज करेक्शन हमारे पास जो रियल गैस के लिए जो इक्वेशन बनती है दैट इज गिवन हियर। यहां पर ये प्रेशर करेक्शन है और ये वॉल्यूम करेक्शन है। तो ये वो दो करेक्शंस थी जो की गई वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत ही मुफीद रहा होगा। अगर आप हमारे पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल अगर आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।